हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और इसमें क्वेश्चन जब किसी भी टॉपिक का कराया जाएगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट को भी ब्रश किया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि आप उस चीज को रिकॉल कर पाओ। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप करियर लैब पे जाकर के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपकी थ्योरी ठीक ठाक होनी चाहिए। आपने थ्योरी बुक से पढ़ी है, किसी कोचिंग से पढ़ा है, मुझसे पढ़ा हुआ है, तभी आप इस बैच को ज्वाइन करना। तभी आप इस बैच का मजा ले पाओगे, अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर पाओगे, बाकी लोगों से आगे निकल पाओगे। और अगर आपकी थ्योरी ही अभी अच्छी नहीं है तो आप उसके लिए पहले थ्योरी का बैच ज्वाइन करेंगे। थ्योरी का बैच करियर लैब पे चल रहा है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का या जेई इलेक्ट्रिकल का बैच भी चल रहा है करियर लैब पे। आप ऐप पे जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐप पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ऐप पे आप खोलेंगे तो सबसे नीचे लाइव क्लास का एक ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर अलग अलग एग्जाम का सेक्शन आता है, एसएससी, बैंक, रेलवे, टीचिंग। थोड़ा और दाएं सरकाएंगे तो जेईई एंड आईटीआई एग्जाम का सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप जेईई एंड आईटीआई एग्जाम के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, जितने भी बैचेज जेईई और आईटीआई के चल रहे हैं आपको दिख जाएंगे। आज हम कुछ सवाल करेंगे, दो चार सवाल, और इन सवालों से आप कुछ सीखोगे। एक तरीके से डेमो क्लास है आपकी। तो शुरू करें आज की कहानी। आवाज वगैरह मेरी क्लियर है कि नहीं बताइए जरा। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों के पास? चलिए शुरू करते हैं फिर। चलिए आज का पहला सवाल है। ये आज का पहला सवाल कि विच आर द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कंडक्टिविटी। चलो पहले आप इसको करके बताइए, थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल। ये सवाल है आपके पास, इसको बताइए। इस सवाल को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए।
हेलो, अब आ रही है आवाज? आवाज अब आ रही है? ओहो, सवाल मैंने पढ़ा है, ये सवाल है, मैं फिर से पढ़ देता हूं कि 3 कैपेसिटर हैं आपके पास, तीनों का कैपेसिटेंस का जो रेशियो है 1 to 3 है। क्या है? 1 to 3। और उनके वोल्टेज का रेशियो है 3:2:1। तो तीनों कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करेंगे वो क्या होगी? तीनों कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करेंगे वो क्या होगी, ये बताना है आपको। हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, तीनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का रेशियो है 1 to 3 है और उनका वोल्टेज का जो रेशियो है वो 3:2:1 है। तो एनर्जी का इस रेशियो क्या होगा? देखो, C1 C2 C3 कैपेसिटेंस का रेशियो है 1 to 3 और वोल्टेज का रेशियो है V1 V2 V3 3 to 1। तो तीनों कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करेंगे उसका अनुपात क्या होगा? यानी आपको पहले, दूसरे और तीसरे कैपेसिटर का जो धारिता है, धारिता का अनुपात दे रखा है। पहला, दूसरा, तीसरा जो कैपेसिटर है उसका विभव का अनुपात दे रखा है। यानी पहले का वोल्टेज मान लो V1 है, दूसरे का वोल्टेज V2, तीसरे का वोल्टेज V3। पहले कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है यानी धारिता वो C1, दूसरे की धारिता C2, तीसरे की धारिता यानी कैपेसिटेंस C3। तो अगर हम ये मान लें कि पहले वाले की एनर्जी E1 है, दूसरे वाले की एनर्जी E2 है और तीसरे वाले की एनर्जी E3 है, तो E1 E2 E3 का रेशियो क्या होगा? E1 E2 E3 का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइए। इसका आंसर बताइए। सॉल्व करिए और बताइए। तीनों कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी उसका रेशियो आपको बताना है। E1 E2 और E3 का अनुपात, रेशियो। बताइए, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल समझ में आ गया ना? तो अगर तीनों कैपेसिटर का जो धारिता है वो इस अनुपात में है, वोल्टेज इस रेशियो में है, एनर्जी पता करनी है। तो अगर हमें किसी का C और V पता है, अगर एक कैपेसिटर है जिसका हमें कैपेसिटेंस पता है और वोल्टेज पता है, तो एनर्जी का फार्मूला पता है आपको? एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ CV²। अगर आपको एक कैपेसिटर में एनर्जी का फार्मूला लिखना हो तो ये फार्मूला होता है 1/2 C × V², जहां C क्या है? कैपेसिटेंस, धारिता है। V क्या है? वोल्टेज है। C क्या है? कैपेसिटेंस। C क्या है? कैपेसिटेंस यानी धारिता। और V क्या है? V है वोल्टेज। C है कैपेसिटेंस यानी धारिता, V है वोल्टेज यानी विभव। और E है एनर्जी। ये फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। अब अगर हमको C और V पता हो तो एनर्जी तो हम निकाल सकते हैं, तो निकालो। तो E1 E2 E3 का अगर रेशियो निकालना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इसका कैपेसिटेंस C1, इसका वोल्टेज V1 स्क्वायर अनुपाते 1/2 इसका कैपेसिटेंस C2, इसका वोल्टेज V2 स्क्वायर अनुपाते 1/2
कैपेसिटेंस C3 वोल्टेज V3 इसका स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ C3 V3 स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई? इसकी एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसकी एनर्जी हाफ C2 V2 स्क्वायर, इसकी एनर्जी हाफ C3 V3 स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसका कैपेसिटेंस C1 वोल्टेज V1, इसका कैपेसिटेंस C2 वोल्टेज V2, इसका कैपेसिटेंस C3 वोल्टेज V3। हाफ 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 हर जगह कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर, C3 V3 स्क्वायर। अब देखो जरा, C1 C2 C3 का अनुपात है 1 2 3। इसका मतलब समझ रहे हो कि C1 जितना है उसका 2 गुना C2 है और उसका 3 गुना C3 है। C1 जितना है उसका 2 गुना ये और उसका 3 गुना ये, यही तो मतलब है। यानी अगर हम C1 को C मान लें, क्या मान लें? C, तो C2 क्या है? 2C 2 गुना, और C3 क्या है? 3C। कोई दिक्कत? देखो इसका अनुपात क्या है? ये 1 है तो ये 2 और ये 3, मतलब इसका 2 गुना ये और इसका 3 गुना ये। यानी अगर ये C है तो ये 2C, ये 3C, ये C 2C 3C, अनुपात तीनों का 1 2 3 हो जाएगा। वोल्टेज देखो, वोल्टेज का अनुपात क्या है? वोल्टेज का अनुपात है V1 V2 V3 का, कि ये अगर 3 है तो ये 2 है 1 है। इसका मतलब अगर V3 1 है तो V2 उसका डबल है और V1 उसका 3 गुना है। यानी ये जितना भी है उसका 2 गुना ये और 3 गुना ये, यानी ये जो भी वोल्टेज मानोगे उसका 2 गुना ये होगा और इसका 3 गुना ये। अगर ये 10 वोल्ट होगा तो ये 20 और ये 30, ये 10 होगा तो इसका 2 गुना 20 और इसका 3 गुना 30। अगर ये 20 होगा तो इसका 2 गुना 40 और 20 का 3 गुना 60। यानी अगर V3 को मैं V मान लूं, V3 को क्या मैं मान लूं? V, तो V का स्क्वायर, तो V2 क्या होगा? डबल 2V, तो 2V हो जाएगा, और V1 क्या होगा? 3V। बोलो कोई दिक्कत? बाकी अनुपात लगा दीजिए। हमने V3 को V मान लिया तो V2 क्या हो गया? 2V, और V3 क्या हो गया? 3V। कोई दिक्कत है? इसका 2 गुना ये और इसका 3 गुना ये, तो अगर V3 को V मान लिया तो V2 2V और V1 3V। तो V3 को V मान लिया, V2 को 2V और V1 को 3V स्क्वायर कर दिया। अब सॉल्व कर लीजिए, C से C कट गया, V स्क्वायर यहां भी, V स्क्वायर यहां, V स्क्वायर भी कट गया, बचा क्या? ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और यहां पे 3 बचा हुआ है। V स्क्वायर कट गया 3, 9 4 3, एनर्जी का रेशियो हो गया 9 4 3। बोलो कोई दिक्कत? 3 का स्क्वायर 9, अच्छा ये 1 सेकेंड, ये 2 का स्क्वायर 4 और 8 हो जाएगा, ये 8 होगा। ये देखो 2 का स्क्वायर, V स्क्वायर तो देखो कट गया, आप ऐसे लिख लो पहले अगर दिक्कत हो रही है तो। 3V का स्क्वायर इसको लिख लो 9V स्क्वायर, और 2V स्क्वायर क्या? 4 4 2 8, 8V स्क्वायर, और V स्क्वायर 3, 3V स्क्वायर। V स्क्वायर को काट दो, डिवाइड कर दो, भाग दे दो, तो 9:8:3। ये एनर्जी का रेशियो आ गया E1 अनुपाते E2 अनुपाते E3। E1 अनुपाते E2 अनुपाते E3। ये समझ में आया क्या आपको? क्या आपको ये तरीका समझ में आया? E1 E2 और E3 का जो रेशियो हो गया 9:8:3 का हो गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने ये कर दिया कि अगर V3 को हमने V माना है ऐसे, इसका मतलब ये है कि अगर V3 को हमने V मान लिया तो V2 क्या हो गया? V2 उसका डबल है, डबल, तो V2 हो गया 2V और V3 का 3, यानी 1 है तो इसका 3 गुना 3 है, यानी ये V है तो V1 क्या हो गया? 3V, V1 हो गया 3V। यही किया है हमने, वो तो रेशियो से पता चल ही जा रहा है। और C1 C2 C3 का हमने क्या किया है? हमने क्या किया, अगर C1 को C मान लिया तो C2 क्या हो गया? C1 अगर C है तो C2 क्या? 2 है, 2 गुना है 2C, और C3 क्या हो गया? C3 जो है ये 1 है तो 3 है, 3 गुना है यानी 3C। ये रख दिया और सॉल्व कर लिया, ठीक है। 9:8:3 आ गया, कोई दिक्कत? वही रख दिया, C1 C2 C3 की वैल्यू रखा और V1 V2 V3 की वैल्यू रखा, 9:8:3 निकाल दिया। 9:8:3 9:8:3। ऐसे सवाल आएंगे तो हो जाएंगे। चिंटू कर हाँ सर, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर का फार्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। हाफ CV स्क्वायर का फार्मूला लगाइए और आंसर निकालिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए, ये सूत्र था, इस सूत्र का हमने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, 10 एम्पियर की भारित धारा वाले किसी स्थापना में क्षरण धारा से अधिक नहीं होनी चाहिए। What should be maximum leakage current? What should be maximum leakage current in a system where load current is 10 एम्पियर। अगर किसी सिस्टम में लोड करंट 10 एम्पियर है, किसी सिस्टम में लोड करंट 10 एम्पियर है, तो आपकी जो लीकेज करंट है वो अधिकतम कितनी हो सकती है? मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब अधिकतम इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अधिकतम कितनी हो सकती है कि हाँ इतनी हो सकती है भाई, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। वो अधिकतम कितनी हो सकती है आपको बताना है। अधिकतम लीकेज करंट, क्षरण धारा बतानी है आपको। लीकेज करंट, लीकेज करंट क्या होती है पता है आपको? जैसे कोई वायर है अगर, और ये इंसुलेटर है उसके चारों तरफ, अगर ये वायर है और इस वायर में करंट जा रही है, मान लीजिए कितनी करंट जा रही है, मान लीजिए 10 एम्पियर करंट जा रही है, 10 एम्पियर करंट जा रही है इसमें, ऐसे 10 एम्पियर करंट इसमें जा रही है, 10 एम्पियर करंट इसमें जा रही है। तो अगर 10 एम्पियर करंट इसमें जा रही है तो थोड़ी बहुत करंट इंसुलेटर को भेद के बाहर निकलना चाहती है, लीक होना चाहती है। जो भी करंट होगी, अगर 10 एम्पियर करंट इसमें ऐसे जा रही है तो थोड़ी बहुत करंट इधर उधर लीक होना चाहती है, भागना चाहती है, इंसुलेटर को भेद के बाहर निकलना चाहती है। उसको बोलते हैं लीकेज करंट। जैसे मैं कहूं आपके घर में कोई वायर है, उस वायर में से करंट जा रही है, तो वायर में से तो करंट जाती है, थोड़ा बहुत करंट कोशिश करती है कि मैं इंसुलेटर भेद के बाहर निकल जाऊं। वो करंट जो कोशिश करती है कि मैं वायर में सीधे सीधे ना जा करके इंसुलेटर को भेद के, क्रॉस करके, तोड़ के बाहर निकल जाऊं, उसको लीकेज करंट बोलते हैं। लीक करना करंट का लीक करना। जैसे पाइप है, पाइप से पानी जाना चाहिए, आगे पानी जाना चाहिए पाइप से, लेकिन पानी थोड़ा बहुत लीक कर गया, कोई छेद वेद हो गया पाइप में, वही लीकेज करंट है। तो करंट को ऐसे आगे जाना चाहिए था, कोई लोड लगा होगा, आगे कोई लोड लगा होगा, उसमें करंट को जाना था, मगर करंट थोड़ा बहुत, ये जो इंसुलेटर है उसको भेद के बाहर निकलना चाहती है, क्रॉस करके बाहर निकलना चाहती है, उसको बोलते हैं लीकेज करंट, क्षरण धारा। ये जो क्षरण धारा है ये अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम कितनी हो सकती है? जो रेटेड करंट है या जो लोड करंट है उसका 1/5000वां हिस्सा हो सकती है अधिकतम लीकेज करंट। मैक्सिमम लीकेज करंट कितनी हो सकती है? जो रेटेड करंट है, जो जा रही है लोड करंट, उस करंट का 1/5000वां हिस्सा अधिकतम हो सकती है। तो अगर मैक्सिमम लीकेज करंट पूछे आपसे तो क्या लिखोगे आप? मैक्सिमम लीकेज करंट कितनी हो सकती है? तो ये होती है 1/5000 किसका? रेटेड करंट का। जो रेटेड करंट उसमें बह रही है, ठीक है, या जो लोड करंट जा रही है, उसका 1/5000वां हिस्सा हो सकती है अधिकतम क्षरण धारा। इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए। इससे ज्यादा है तो खतरा है, इंतजाम करो कुछ। अधिकतम क्षरण धारा क्या होगी? 1/5000 इंटू रेटेड करंट। रेटेड करंट मतलब एक तरीके से लोड करंट आप बोल सकते हो, ठीक है। रेटेड धारा, रेटेड धारा, रेटेड करंट इंटू 1/5000। मैक्सिमम लीकेज करंट क्या है? रेटेड करंट का 1/5000। अब आप अगर मैक्सिमम लीकेज करंट निकालना चाहोगे तो कितना होगा? 1/5000 गुणे रेटेड करंट कितनी होगी? रेटेड करंट कितनी होगी? रेटेड करंट कितनी है? 10 एम्पियर है लोड करंट या रेटेड करंट 10 एम्पियर। अब सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया? 1/500 एम्पियर। ये हमारा ऑप्शन आ गया 1/500 एम्पियर। मैं ऑप्शन देख रहा हूं तो मुझे ऑप्शन एम्पियर में तो मिल ही नहीं रहा, सारे मिली एम्पियर में हैं। तो 1/500 एम्पियर को मिली एम्पियर में बदलिए, तो एम्पियर को मिली एम्पियर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दीजिए। 1000 से गुणा कर देंगे आप, जैसे 1000 से गुणा करेंगे ये मिली एम्पियर में बदल जाएगा। यानी 1 एम्पियर में
1000 मिली एम्पियर होते हैं। 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, छोटा m है, m ए मिली एम्पियर। तो 500 से इसको काट दो, कितना हो गया 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। यानी आपकी जो अधिकतम लीकेज करंट बह सकती है इंसुलेटर भेद के, वो 2 मिली एम्पियर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा है तो आपका वायर खराब है। कितनी? 2 मिली एम्पियर। ये इलेक्ट्रिसिटी रूल का सवाल है। वैसे आपका ये डेमो चल रहा है, लेकिन जब रेगुलर क्लासेज आपकी चलेंगी तो जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो टॉपिक वाइज ही कराएंगे। टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज, एक सब्जेक्ट चलेगा फिर खत्म होगा, फिर दूसरा तीसरा, ऐसे मिक्स नहीं चलेगा। अभी डेमो में 1-2 सब्जेक्ट मिक्स हो सकते हैं, बट रेगुलर क्लासेज जो चलेंगे उसमें एक सब्जेक्ट करके चलेगा। तो इसका आंसर होगा 2 मिली एम्पियर। ओके, लोग बोल रहे हैं आ रहा समझ में सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, इसको पढ़िए और बताइए। Find the current in an element when the charge entering the element is Q = 10t C, C मतलब कूलाम, where t is the time in second। आपको करंट पूछी है और चार्ज दे रखा है। आपको चार्ज दे रखा है, करंट पूछा है, तो कैसे निकालोगे चिंटू? फाइंड द करंट, करंट पूछा है, करंट, चार्ज दे रखा है Q। Q क्या होता है? Q दे रखा है 10 × t, जहां t क्या समय, और चार्ज क्या होता है? कूलाम में होता है, तो ये लिखा है C। C मतलब कूलाम, C मतलब कूलाम। Q बराबर 10t, ये दे रखा है, चार्ज 10t, t है टाइम है, t क्या है? टाइम है सेकंड में। तो आपको करंट पूछा है। करंट का फार्मूला क्या होता है? करंट का फार्मूला होता है I बराबर चार्ज, करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम, होता है ना। वैद्युत धारा यानी करंट बराबर होता है आवेश बटे समय। क्यों क्या है? चार्ज है, ये आवेश है, और t क्या है? t है समय। तो आवेश को समय से भाग दे दें, आवेश को समय से भाग दे दें तो वैद्युत धारा मिल जाएगी। ये पढ़ा होगा आपने, वैद्युत धारा और आवेश बटे समय। तो यहां से अगर करंट निकालनी है तो Q कितना दे रखा है? Q है 10t, तो 10t रख दो, और टाइम नीचे t है, t से t कट गया, तो करंट कितनी आ गई? 10। तो करंट आपकी आ गई 10 एम्पियर। यही उत्तर हो गया, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर क्या होगी करंट? 10 एम्पियर। कोई दिक्कत इस सवाल में? कोई दिक्कत किसी को? बहुत बेसिक सा सवाल था कि करंट होती है चार्ज अपॉन टाइम, आवेश बटे समय। आवेश दे रखा था, कितना आवेश है? 10t, और टाइम को t ले लिया, t से t काट दिया, 10 एम्पियर। यही उत्तर हो गया। चलिए अगला है ये, फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ 20 वाट बल्ब एंड 40 वाट बल्ब बोथ रेटेड टू सेम वोल्टेज ऑफ ऑपरेशन इज इन द रेशियो। इसका आंसर बताना है आपको। बताइए, पढ़िए और बताइए इसका आंसर। इसका आंसर पढ़िए और बताइए। बताइए इसका आंसर। चलिए देखो कैसे करेंगे इसको। हमारे पास हीटर है और एक 20 वाट का है, एक 40 वाट का है, और दोनों का वोल्टेज सेम है। यानी हमारे पास 2 हीटर हैं, एक हीटर है 20 वाट का और दूसरा हीटर है 40 वाट का। एक 20 वाट का और एक 40 वाट का, 2 हीटर है हमारे पास। और इन दोनों हीटर के लिए वोल्टेज सेम है। वोल्टेज दोनों का क्या है? सेम। यानी इसका वोल्टेज जो भी है, अगर इसका वोल्टेज V मान लूं मैं,
तो इसका भी वोल्टेज V ही होगा। वोल्टेज दोनों का सेम है, अगर इसका वोल्टेज V है तो इसका ही वोल्टेज V है। ये जो बल्ब है ये 20 वाट का, 20 वाट मतलब इसकी पावर है, वाट मतलब पावर होगी ना, वाट किसकी यूनिट है, पावर की, तो ये वाट में दे रखा है यानी पावर है। दोनों की पावर दे रखा है, एक की 20 वाट एक की 40 वाट, वोल्टेज VV ही है। वोल्टेज क्या है, पावर एक का 20 वाट एक का 40 वाट, बोथ रेटेड टू सेम वोल्टेज, एक समान वोल्टेज है, वोल्टेज का एक समान, और दो, एक 20 वाट का है एक 40 वाट का है, तो उनके तंतु जो है फिलामेंट, उसका प्रतिरोध जो उसका अनुपात क्या होगा, फिलामेंट जो है उसका जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो पता करना है। तो कैसे निकालोगे, आपको ये फार्मूला पता है पावर का, पावर P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, है ना पता। यहां से अगर आप देखो तो वोल्टेज तो दोनों का सेम है, जो वोल्टेज इसका वही वोल्टेज इसका, तो आप वोल्टेज चाहो तो कांस्टेंट मान लो, वोल्टेज जो इसका वही इसका, वोल्टेज सेम है, यानी वोल्टेज क्या है, ये वोल्टेज कांस्टेंट है, जो ये इसका वही इसका है, तो वोल्टेज कांस्टेंट है, तो P व्युत्क्रमानुपाती R, ऐसे लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं कि नहीं, यानी पावर और रेजिस्टेंस जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, क्योंकि वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, और वोल्टेज कांस्टेंट है, दोनों का वोल्टेज सेम है। अब आपसे पूछा है कि दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो यहां से R को इधर ले आओ, P को इधर ले आओ, R इधर आ गया, P इधर आ जाएगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी R और P का क्या है, उल्टा रिलेशन है। तो उल्टा रिलेशन है तो कैसे हो जाएगा, उल्टा रिलेशन है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, R1 बटे R2, उल्टा रिलेशन है ना, तो P2 ऊपर आ जाएगा, P2 बटे P1, R1 बटे R2 बराबर P2 बटे P1, ऐसी कहानी हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत, अरे हमने ऐसे किया होगा, देखो पहले रेजिस्टेंस R1 लिखा होगा, इसको लिख देंगे कोई कांस्टेंट K बटे पावर P1, बाद वाला रेजिस्टेंस R2 है, कांस्टेंट वही लिखेंगे K, पावर लिख देंगे P2, पहले वाली पावर P1 बाद वाली पावर P2, पहले वाला रेजिस्टेंस R1 बाद वाला रेजिस्टेंस R2, कांस्टेंट K ही है, सेम है कांस्टेंट दोनों में। अब R1 को R2 से भाग दे दो, R1 को R2 से भाग दोगे तो K बटे P1 और भागे K बटे P2, तो क्या होगा, R1 बटे R2, ये हो जाएगा K बटे P1, ये ऊपर चला जाएगा P2 बटे K, केस के कट गया, ये हो जाएगा P2 बटे P1, R1 बटे R2 बराबर P2 बटे P1, वही लिखा मैंने, R1 बटे R2 बराबर P2 बटे P1। तो वो जब उल्टा रहता है ना, ये एक ऊपर एक नीचे, तो जब यहाँ 1 तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 तो यहाँ 1, उल्टा चलता है। और अगर ये ऐसे होता, अगर मान लो ऐसे होता, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, R समानुपाती P होता, तो हम लिखते R1 बटे R2 बराबर P1 बटे P2, क्या लिखते, R1 बटे R2 बराबर P1 बटे P2, R1 बराबर R2 बराबर P1 बटे P2, ठीक है। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे हम इसको, कैसे, आपको किसका रेशियो निकालना है, रेजिस्टेंस का, पावर दे ही रखी है, हाँ तो निकालो, R1 बटे R2 बराबर पावर P2 क्या है, P2 बाद वाली पावर, उसको P2 मान लो 40 वाट और इसकी पावर मान लो 20 वाट, तो कितना हो गया 2, यानी R1 बटे R2 हो जाएगा 2 बटे 1 या 2 अनुपाते 1, अगर रेजिस्टेंस ऐसे है तो ऐसे लिख दो, R1 अनुपाते R2, ये हो जाएगा 2 अनुपाते 1, R1 अनुपाते R2, R1 अनुपाते R2 जाएगा 2 अनुपाते 1, बोलिए 2 अनुपाते 1, ठीक है। तो ऐसे सवाल आएंगे तो आप ऐसे कर ले जाएंगे। ये सवाल है, इसको बताइए, इस सवाल को बताना है कि इफ द वोल्टेज अप्लाइड टू ए रेजिस्टर डिक्रीजेज बाय 1% एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज बाय 1%, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द पावर कंजम्पशन इन द रेजिस्टर। इस सवाल को पढ़िए, गुनिए और बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। पढ़ो, इसरो में पूछा गया है, ITI के एग्जाम में, ठीक है।
आप अपने इस बैच से यूपीपीसीएल, टीजी2, यूपीआरवीएनएल, इसरो, डीआरडीओ, आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन हर एग्जाम का ट्रेड का हिस्सा आपका कवर हो जाएगा सवालों के पर्पज से। देखिए सवाल क्या है। सवाल कहता है कि द वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर डिक्रीज बाई 1%, यानी कोई रजिस्टर है उसको वोल्टेज दिया जा रहा था, उसको 1% कम कर दिया गया, यानी जो वोल्टेज है उसको 1% कम कर दिया गया है, राइट। और जो प्रतिरोध का मान है 1% बढ़ जाता है, एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज बाई 1%, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 1% बढ़ा दी जाती है, बढ़ जाती है, 1% बढ़ जाती है। एरो ऊपर का मतलब बढ़ना, एरो नीचे का मतलब घटना। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन द पावर कंजम्पशन इन रजिस्टर, यानी रजिस्टर में जो पावर की खपत है उसमें लगभग कितना चेंज होगा, पावर में कितना चेंज होगा लगभग बताना है। प्लस माइनस का मतलब क्या, अगर बढ़ रहा होगा तो प्लस होता है, माइनस मतलब घट रहा है, ये माइनस का मतलब घट रहा होगा, माइनस माइनस मतलब घट रहा है, लगभग कितना पावर में कंजम्पशन होगा ये बताना है। यानी आपने एक रजिस्टर को वोल्टेज दिया था कुछ, आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया और वोल्टेज को चेंज किया, तो आपसे पूछा वोल्ट पावर में कितना फर्क आएगा। यानी कोई रजिस्टर है ऐसे और इसको कोई वोल्टेज दिया आपने V वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ है, यहाँ पे वोल्टेज इसका V है, तो जो वोल्टेज है उसमें 1% की आपने कमी कर दी और जो रेजिस्टेंस उसको 1% बढ़ा दिया, तो ये जो रेजिस्टेंस में जो पावर कंज्यूम होगी, ये जो पावर खाएगा P पावर, उसमें कितना चेंज आएगा ये पता करना है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को 1% बढ़ाया है, जो वोल्टेज दिया है उसको 1% घटाया है, तो जो पावर कंज्यूम होगी रजिस्टर में उसमें कितना परिवर्तन आएगा लगभग। यह है सवाल कि रजिस्टर लिया, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ छेड़छाड़ किया, जो वोल्टेज दे रहे हैं तो इस वोल्टेज के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ किया, तो हमने ये पूछ लिया अब बताओ अगर वोल्टेज में इतना छेड़छाड़ किया, रजिस्टर में इतना छेड़छाड़ किया, तो पावर में कितने % की छेड़छाड़ हुई, पावर में कितना चेंज होगा, पावर कंजम्पशन जो होगा उसमें अप्रोक्सीमेट चेंज बताना है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन पावर कंजम्पशन। ठीक है, बोलिए। चलो देखो कैसे करेंगे। आपको अगर V और R पता है और पावर निकालना है तो पावर का ये फार्मूला तो आप जानते हो, V²/R। अगर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, उसका वोल्टेज पता है, तो जो पावर कंज्यूम होगी उसका फार्मूला V²/R जानते हो आप। अगर वोल्टेज जो दिया है V है, उसका रेजिस्टेंस R है और जो पावर कंज्यूम है वो P है, तो पावर का फार्मूला V²/R आप जानते हो। आपको इस पावर में चेंज निकालना है, वोल्टेज में इतने % और रेजिस्टेंस में इतने % का चेंज किया गया। आइए सॉल्व करते हैं। यहां से इस पहले वोल्टेज को मैं V1 मान लूं, देखो पावर पहले P1, वोल्टेज पहले V1 और रेजिस्टेंस पहले R1, तो ऐसे लिख दिया। बाद में पावर P2, वोल्टेज हो गया V2 और रेजिस्टेंस हो गया R2, यानी पहले रेजिस्टेंस R1 था वही रेजिस्टेंस R2 हो गया, पहले वोल्टेज V1 था वही वोल्टेज V2 हो गया, यानी वोल्टेज V1 से V2, रेजिस्टेंस R1 से R2, तो पावर P1 से P2 हो गई। अब यहां से P1 को P2 से भाग दे दीजिए P1 को P2 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। भाग दे दें तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा V1²/R1 भागे V2²/R2। इसको और सॉल्व करेंगे आप
तो P1 बटे P2 बराबर V1 स्क्वायर अपान R1 इंटू R2 ऊपर चला जाएगा और V2 स्क्वायर नीचे आ जाएगा। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो V1 बटे V2 एक साथ स्क्वायर इंटू R2 अपान R1। ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। बताइए। अब देखो आपसे पूछा है वोल्टेज को 1% घटा दिया, तो P1 बटे P2 वोल्टेज को 1% घटाया, यानी वोल्टेज पहले अगर कितना मान लें 100 मान लें, तो 100 से 1 घट के 100 पे 1 घटा है, ठीक है 1%, यानी पहले वोल्टेज को अगर मैं 100 मान लूं, V को कितना मान लूं 100, तो 1% घट गया वोल्टेज। 1% घटने का मतलब 100 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 99। पहले वोल्टेज 100 था, 1% घटा मतलब 100 पे 1 घटा, तो 100 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 99। 100 था पहले, अब 99 हो गया, इसका स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस में क्या हुआ, रेजिस्टेंस 1% बढ़ा है। R1 पहले वाला रेजिस्टेंस है, तो अगर पहले वाले रेजिस्टेंस को हम 100 मान लें और बाद वाला रेजिस्टेंस का 1% बढ़ा है, यानी 100 पे 1% बढ़ने का मतलब 1 बढ़ा है, यानी 101 हो गया। पहले रेजिस्टेंस तो 100 था, 1% बढ़ाया मतलब 100 पे 1, तो पहले अगर 100 मान लिया तो बाद में 101 हो गया, पहले वाला बाद वाला। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये देखो ये 100 और ये 100, 100 इसका कट जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा 1 0 1 0 0 और नीचे हो जाएगा 99। ये हो जाएगा P1 अपान P2। अब आप ये बताइए, अच्छा 99 भी नीचे है, ओके सॉरी 99 2 बार है नीचे। देखो इस 100 से 100 कट गया, तो यहां 100 बचा, एक 101 बचा, तो 101 गुणे 100 तो ये हो गया 101, ये 100 बचा है ना, ये 100 इससे कट गया, ये तो खत्म हो गया। यहां लेकिन 99 बचा, 99 का स्क्वायर है, 99 का स्क्वायर है, तो 99 इंटू 99 दो बार, इस 99 का स्क्वायर है ना, तो दो बार 99 है। ये 100 इस 100 से कट गया, तो ये 100 थोड़ा गया, यहाँ बचा 100, यहाँ बचा क्या 100, 100 और 101, 101 गुणे 100 कितना होगा 101 गुणे 100, तो 101 गुणे 100 कितना हो जाएगा 10100, ये हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 99 इंटू 99, ये इससे कट गया 100, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप और देखिए कितना आ रहा है। तो पहले जो आपकी पावर थी वो थी 10100, बाद में 99 इंटू 99, तो अगर आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली तो ये कितना आता है, ये आता है 9801, यानी पहले की जो पावर थी, यहां मैं कर दे रहा हूं P1 और P2, पहले की जो पावर थी वो है 10100 और बाद वाली जो पावर है वो है 99 इंटू 99 यानी 9801। अब आप देख लीजिए पहले की पावर क्या थी 10100 और बाद वाली पावर 9801, यानी पावर क्या हुई कम तो हुई है। पहले पावर इतनी थी, अब पावर इतनी हुई, कम हुई है पावर। कितनी कम हुई परसेंटेज में निकालना है, ये तो पूछा है। क्या पूछा है? तो पावर में कंजम्पशन में कितनी चेंज होगा लगभग पूछा है आपसे। तो 10100 से 9801, तो अगर एग्जैक्ट निकालो मैं परसेंटेज चेंज, तो घटा तो है, परसेंटेज कमी, प्रतिशत में कमी। तो पहले कितना था 10100, बाद में कितना हो गया 9801, यानी इतनी तो कमी हो गई। डिवाइड करते हैं हमेशा प्रारंभिक मान से, इनिशियल वैल्यू से, तो पहले इतना था तो उससे डिवाइड कर देंगे। देखो इतना था इतना हो गया, तो इसमें से इसको हटाओ, इतने परसेंट इतना चेंज हुआ, इतनी कमी हुई। अब प्रारंभिक मान जो है इनिशियल वैल्यू इससे डिवाइड कर दिया। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में निकालना है तो। अब इसको एग्जैक्टली अगर आप सॉल्व करोगे तो 10100 माइनस 9801, ये हो जाएगा 299 और 10100 ये हो गया 100। ठीक है, अब एग्जैक्ट अगर मैं निकालूं तो 299 डिवाइड बाई ये 00 कट गया, डिवाइड बाई 101, 2.96%। एग्जैक्ट आया 2.96% और लगभग लगभग इसको आप 3% कह सकते हो। लगभग 3% आप इसको कह सकते हो। 2.96 आया, इसको आप लगभग 3% बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? 2.96 तो नहीं था, लगभग पूछा भी है, अप्रोक्सीमेटली तो 3%। माइनस का मतलब क्यों? कम हो रहा है इसलिए माइनस में।
ये माइनस मतलब कमी को बताता है कि डिक्रीज हो रही है पावर, पहले ज्यादा थी अब कम हुई होगी, इसलिए डिक्रीज किया है, माइनस लिखा है इसीलिए, तो -3%। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन थी इस सवाल में ज्यादा, मगर तरीका आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि आपके आईटीआई के ही एग्जाम में पूछा हुआ है ये, इसरो में। तो प्रोसेस आपको समझ में आया, लगभग 3% की कमी होगी, 3% की कमी, इसीलिए उसको -3% लिख दिया है। 3% की कमी है, उसको -3% बोल देगा। परसेंटेज चेंज -3% मतलब 3% चेंज, माइनस मतलब कमी, माइनस मतलब कमी, परसेंटेज मतलब 3% मतलब 3%, माइनस मतलब कमी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमने पहली वाली पावर ये थी, बाद वाली पावर ये है। तो देखो पहले 10,100 थी, अब 9,801 है। तो 10,100 पावर थी, अब 9,801 है, तो कम तो हो गई। तो कितनी कम हुई? मान लीजिए पहले सैलरी आपकी इतनी थी, अब आपकी सैलरी इतनी हो गई। पहले आप किसी कंपनी में जॉब करते थे, आपकी मासिक सैलरी इतनी थी, अब इतनी हो गई। तो कितने % की कमी हुई आपकी सैलरी में, वही निकालना है। तो पहले जितना पाते थे उसमें से अब जितना पाते हो घटा दो, तो इतनी कमी हो गई। और पहले जो सैलरी पाते तो उससे डिवाइड कर दो, परसेंटेज की 100 से गुणा कर दो, फिर सॉल्व कर लिया। ठीक है, तरीका सीख लो, थोड़ा कैलकुलेशन है मगर तरीका इंपॉर्टेंट है सीखना। तो 3% लगभग आया, 2.96 ऑप्शन में है भी नहीं, लगभग पूछा भी है, तो 3%। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट विल बी द पर यूनिट करंट, व्हाट will be per unit current if the actual current is 200 एम्पियर and base current is 20 एम्पियर। यानी वास्तविक करंट 200 एम्पियर है और बेस करंट 20 एम्पियर है, तो पर यूनिट करंट क्या होगी? ये हरियाणा में असिस्टेंट लाइनमैन के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि पर यूनिट क्या होता है। ये आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा होगा आपने, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में। पर यूनिट करंट क्या होती है? जब भी किसी चीज की पर यूनिट वैल्यू निकालनी होती है, पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू जब भी निकालनी होती है तो ये होती है क्या? एक्चुअल वैल्यू अपान बेस वैल्यू। ये फार्मूला है पर यूनिट वैल्यू का, एक्चुअल वैल्यू अपान बेस वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू यानी पर यूनिट जब भी निकालना हो, पर यूनिट मान, ये होता है वास्तविक मान, और ये होता है बेस मान, बेस वैल्यू। अब जो भी राशि हो, जो भी क्वांटिटी हो, जैसे करंट की अगर पर यूनिट वैल्यू निकालनी है, अगर पर यूनिट वैल्यू करंट की निकालनी है तो करंट की एक्चुअल वैल्यू लेंगे और करंट की बेस वैल्यू लेंगे। वास्तविक मान लेंगे धारा का और उसका बेस मान लेंगे धारा का। धारा का वास्तविक मान, धारा का बेस मान, तो धारा का पर यूनिट मान आ जाएगा। धारा का वास्तविक मान, धारा का बेस मान, तो धारा का पर यूनिट मान मिल जाएगा। यानी पर यूनिट वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी? एक्चुअल करंट अपॉन बेस करंट। तो पर यूनिट करंट कितनी होगी? एक्चुअल करंट कितनी है? एक्चुअल करंट 200 एम्पियर है। ठीक है, एक्चुअल करंट 200 एम्पियर है वास्तविक करंट। और बेस करंट मतलब बेस वैल्यू क्या करंट की? बेस करंट है 20 एम्पियर, बेस करंट है 20 एम्पियर। इसको काट दो, कितना हो गया? 20 और 10, तो पर यूनिट वैल्यू हो गई 10। पर यूनिट वैल्यू कितनी होगी? 10 पर यूनिट। कोई डाउट इसमें? तो आपने वास्तविक धारा के मान को अगर बेस करंट यानी बेस धारा से डिवाइड कर दिया तो आपको पर यूनिट वैल्यू मिल जाएगी करंट की, जो कि 10 आ गई। एक्चुअल करंट 200 एम्पियर, बेस करंट 20 एम्पियर, 200 को 10 से भाग दे दिया तो आ गया 10। पर यूनिट करंट हो गई 10। कितनी? 10। पर यूनिट की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी करंट नीचे भी करंट, एम्पियर बटे एम्पियर कट जाएगा। भाई ऊपर भी क्या है? 200 एम्पियर, नीचे भी है 20 एम्पियर, तो एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा। तो पर यूनिट की कोई यूनिट नहीं होती है। यूनिट ऑफ पर यूनिट, पर यूनिट जो होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये क्या होता है? यूनिट लेस।
कैसा? यूनिटलेस, मात्रक विहीन। पर यूनिट यूनिटलेस है तो पर यूनिट को पर यूनिट ही लिख देते हैं, कोई यूनिट नहीं होती। तो 10 है तो 10 पर यूनिट आ गया। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का था, बट जब हम सवाल करेंगे रेगुलर तो हम टॉपिक वाइज ही करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। तो सारे सवाल हो गए, एक सवाल आपका रह गया था शुरुआत में, बेसिक सा है। विच आर द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कंडक्टिविटी? इन सब में हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होती है? तो आप बोलोगे सिल्वर की। सिल्वर की कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है। देखो, सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, बेस्ट है। सिल्वर से थोड़ा सा कम होती है कॉपर की। ठीक है, कॉपर से बस थोड़ा सा कम होती है गोल्ड की, और फिर गोल्ड से थोड़ा सा कम होती है एल्यूमिनियम की। ये है क्रम, यानी सबसे अच्छा कंडक्टर जो है वो सिल्वर है। सिल्वर के बाद कोई और आता है। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? सिल्वर। सिल्वर के बाद थोड़ा कम कॉपर और कम गोल्ड और कम एल्यूमिनियम। तो सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है। तो क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, चालकता का घटता हुआ क्रम। घटता हुआ मतलब चालकता का घटता हुआ क्रम। सबसे अच्छा सिल्वर, इससे थोड़ा सा कम कॉपर और कम गोल्ड और कम एल्यूमिनियम, बाकी इससे कम ही होते हैं। ये चार सबसे टॉप वाले हैं, बाकी और जितने भी मेटल वगैरह हैं उनकी चालकता या उनकी कंडक्टिविटी इन सबों से, इन चारों से कम ही होती है। तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, बोलिए मंगल। समझ में आई कहानी? तो आज का सिलसिला यहीं तक रखते हैं। बाकी आप लोगों की वीडियो जो है वो कल तक अपलोड हो जाएंगी, तो वहां से आप देख सकते हो। जो वीडियो अपलोड होनी है 40%, बाकी 60% क्लासेज जो होंगी आपकी लाइव ही चलेंगी। ठीक है, तो डेमो आज आपका कंप्लीट हुआ। अब आज के बाद डेमो नहीं होगा, आपके रेगुलर क्लासेज होंगी और वीडियो भी कल तक आपकी अपलोड हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप जब एडमिशन लेना तो आप सबसे पहले क्या देखना? आप सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन देखना, वो जरूरी है। बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद फिर आप मैग्नेट देखना, मैग्नेट के बाद ट्रांसफार्मर देखना, फिर उसके बाद मोटर वगैरह देखना। ठीक है, बाकी और अगर बैच वगैरह से रिलेटेड कोई इशू है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। 72 660 56 451। आप वेट करोगे 1 2 दिन 3 दिन का तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, परेशान नहीं होंगे आप। ठीक है, इस प्रैक्टिस बैच में टीचर्स की अगर बात करूं तो मेनली मैं रहूंगा, 80-90% हिस्सा मैं ही कराऊंगा। और लैंग्वेज जो होगी प्रैक्टिस बैच में हिंदी इंग्लिश दोनों होगी। हर सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आपको मिलेंगे। उसके लिए आप इंट्रो वीडियो इस बैच की जाके देख सकते हो। इस बैच की एक इंट्रो वीडियो होगी जिसमें कोर्स की इंफॉर्मेशन है, आपको ऐप पे दिख जाएगी। वहां जाकर के देखोगे तो कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे वो सारी जानकारी दे रखी है मैंने। और अगर आपको बैच ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो करियर वेल ऐप आप खोलना, ऐप पे सबसे नीचे एक लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना आप। ठीक है, और लाइव क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऊपर कई सारे एग्जाम का सेक्शन दिखेगा, एसएससी, रेलवे, ऐसे मान लीजिए दिखेगा आपको, टीचिंग, थोड़ा सा और इसके 10 जस्ट दाएं जाओगे राइट साइड में तो एक सेक्शन दिखेगा जेई एंड आईटीआई एग्जाम का। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको जितने भी जेई के बैचेज चल रहे हैं वो दिखेंगे। अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का थ्योरी बैच लेना चाहते हैं तो वो भी चल रहा है, उसका नाम है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन बैच। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी बैच चल रहा है। ये जो बैच है ये प्रैक्टिस बैच है, बाकी जेई वगैरह के बैचेज भी चल रहे हैं करियर विल ऐप पे। ठीक है, तो अगर कोई इशू वगैरह है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, फोन नहीं करेंगे आप। ओके, तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट। मेहनत के साथ तैयारी करिए, आप मेहनत करोगे मैं भी मेहनत करूंगा। नए नए सवाल मैं ढूंढ करके ले आऊंगा, जो प्रीवियस ईयर के ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें आपको तकलीफ होती है वो भी कराऊंगा। डेटाबेस जो सवाल हैं, रटने वाले सवाल हैं वो भी कराऊंगा।
नए सवाल भी करवाऊंगा, न्यूमेरिकल वाले सवाल भी करवाऊंगा, तो हर प्रकार की वैरायटी आपकी कवर होगी जिससे आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो आप भी मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।